हेलो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आकांक्षा छात्री, आप सभी मुझे जानते ही हो और आप ये भी जानते हो कि इस वीडियो में हम अपना क्लास 10 हिस्ट्री का जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। तकरीबन हमारा जो है आधा चैप्टर ये हो चुका है आपका। उन सभी वीडियोस का लिंक मैंने आपको इस वीडियो की आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो जो प्रीवियस वीडियोस है, अगर किसी भी सेपरेट टॉपिक पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, आप रेडी हो जाइए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते ही हो, इस वीडियो में हम अपना आज का जो टॉपिक है हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट, यहाँ पर किस मूवमेंट की बात की गई है आप ये सभी जानती हो। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि हिंदी में जिसे आप सविनय अवज्ञा भी कहते हो। शायद हिंदी में इतना फील नहीं आया क्योंकि शुद्ध हिंदी और इंग्लिश एक ही जैसी होती है। तो इस मूवमेंट के बारे में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है या खुद से नहीं पढ़ा रहे, आपको समझ में नहीं आया, तो इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक दिया हुआ मैंने आपका, आप वहाँ पर जाकर डिटेल में उसको समझ सकते हो। थोड़ा बहुत मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ, चलिए देख लेते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सबसे पहले हमने देखा था कि ये 1931 में शुरू हुआ था और उसके बाद इसमें हाई कम्युनिटी जो रिच पीजेंट्स थे वो लोग आके जुड़े थे इसमें। उसके बाद गांधी जी को डोमिनियन स्टेटस, जो कि हमें पहले कहा गया था, पहले तो कांग्रेस थी उसने नहीं माना था कि हम उसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन बाद में गांधी जी को उसको स्वीकार करना पड़ा था कुछ कारणों से। लेकिन गांधी जी उस कांग्रेस को एक तरह से उसका सही तरह से उपयोग करने के लिए नहीं दिया गया, यानी धोखे के तौर पर वो हमें दिया गया था। तो गांधी जी ने सोचा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाते रहना चाहिए, लेकिन ये वायलेंट होने के कारण एक तरह से फिर से हमें वापस लेना पड़ा था गांधी जी को। और उसके बाद ये एक साल बाद गांधी जी ने रीलॉन्च किया विद ग्रेट एप्रीहेंशन। यहाँ पर एग्जाम से क्वेश्चन जरूर बनेगा, एप्रीहेंशन मतलब कुछ शंकाओं के साथ उन्होंने सोचा कि कभी दोबारा फिर से वायलेंट ना हो जाए। तो इसी वजह से गांधी इसने आते आते 1934 तक अपना मोमेंटम खो दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच में डिफरेंस वो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। वहाँ 5 नंबर में आपके एग्जाम में बोर्ड में वो क्वेश्चन आ सकता है, आप उसको जरूर देखना, ठीक है। चलिए तो आज का जो हमारा खूबसूरत सा टॉपिक है उसको खूबसूरत से तरीके से शुरू करते हैं। आपने एनसीईआरटी बुक अपने पास रख ली तो अच्छी बात है, नहीं रखी है तो उठ कर ले लीजिए और साथ में पेंसिल भी ले लीजिए, नोट्स बनाते चलिएगा। और इस टॉपिक के नोट्स से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप सभी मेरी वीडियोस को फॉर्मेट जानती हो। तो लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इस टॉपिक के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। इस टॉपिक के हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट ये होगा और सेकंड पार्ट इससे नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि लेंथी टॉपिक है, वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। आज तो हम एक कंट्री साइड में जो पीजेंट्स थे, लैंड लॉर्ड्स थे, उनके बारे में और पुअर पीजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनके बारे में और वर्कर्स के बारे में और कैसे जो वीमेन थी यानी महिलाएं थी उन्होंने इस मूवमेंट में कैसे हिस्सा लिया उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में कंट्री साइड के बारे में पढ़ेंगे, टाउन्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लेट अस लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा, आइए चलिए देखते हैं कि कैसे अलग अलग ग्रुप्स ने इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आकर आपके जुड़े। व्हाई डिड दे जॉइन द मूवमेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि उन्होंने मूवमेंट क्यों ज्वाइन किया, ये भी एक सवाल उठता है। व्हाट वर देयर आइडियल्स, उनके क्या क्या आदर्श थे यानी विचारधाराएं थी अपनी अपनी मूवमेंट को लेकर। व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम। इसमें लिखा हुआ है कि स्वराज का उनके लिए क्या मतलब था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लिए जो स्वराज की फीलिंग थी, स्वराज के आइडिया थे, वो अलग थे गांधी जी के विपरीत। गांधी जी के जो कुछ और विचार थे उन लोगों के कुछ और विचार थे, इसलिए वे अपने विचार पर चलकर एक तरह से फिर बाद में वायलेंट हो जाते थे। इन द कंट्री साइड, तो इसमें यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है कि कौन कौन से इसमें सोशल ग्रुप्स आकर जुड़े सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। सबसे पहले हम कंट्री साइड के बारे में जो कि इस वीडियो में देखेंगे। इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटीज, जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की एक तरह से मेन कम्युनिटी है जो जुड़ी थी इसमें आके, रिच पीजेंट कम्युनिटीज अंडरलाइन करना है। लाइक द पट्टेदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जो पट्टीदार से एंड जट से ऑफ उत्तर प्रदेश। पट्टेदार कौन, यानी कि वही तलुकदार से लैंडलॉर्ड जो होते हैं उनको पट्टेदार यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है, ऑफ गुजरात के, एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश जो ये रिच पीजेंट्स कम्युनिटी यानी किसानों की कम्युनिटी। कौन कौन, पट्टेदार, गुजरात के पट्टेदार और यूपी के जट्स, ये लोग 2 कम्युनिटीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वर एक्टिव इन द मूवमेंट, ये सभी एक्टिव थे मूवमेंट में यानी इन्होंने आकर इसमें हिस्सा लिया। बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, अब इन्होंने सेकंड नंबर पर क्वेश्चन था व्हाई डिड दे जॉइन द मूवमेंट, पूछा गया था ना यहाँ पर, अब इन्होंने क्यों ज्वाइन किया वो अब पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, ये जो है कमर्शियल क्रॉप्स होती है उसको उगाते हैं किसान है, क्योंकि दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस।
दे वर वेरी हार्ड इट बाय द ट्रेड डिप्रेशन। उनको एक तरह से बहुत गहरी चोट पहुंची थी, किस वजह से, कि ट्रेड डिप्रेशन, यानी उनका जो व्यापार था, यानी वो अपनी क्रॉप को अच्छी तरह से बेच नहीं पा रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान। एंड फॉलिंग प्राइसेस, और उनकी जो क्रॉप के प्राइसेस थे वो गिर रहे थे, या फिर उनको प्राइसेस जब वो बाजार में एक्सपोर्ट करने के लिए जाते थे उनको पूरे दाम नहीं मिल पाते थे। इस कारण से उन्होंने इस मूवमेंट में आके जुड़े। एज देयर कैश इनकम डिसअपियर्ड, जैसे कि उनकी आमदनी एक तरह से गायब भी हो गई थी। दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स रिवेन्यू डिमांड। अब उनके पास जब आमदनी ही नहीं है तो वे गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू डिमांड, गवर्नमेंट कौन थी, ब्रिटिशर्स, उनकी जो रिवेन्यू डिमांड यानी कि जो टैक्स की डिमांड रखते थे वे हमारे किसानों पर, उसको कहाँ से फुलफिल करेंगे जब उनके पास जो इनकम थी वो डिसअपियर्ड हो गई थी एक तरीके से। किसके कारण, जो ट्रेड डिप्रेशन और फॉलिंग प्राइसेस के कारण, दो चीज़ के कारण। समझ गए? ठीक है, अब आगे देखते हैं। एंड द रिफ्यूजल्स ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रिवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड रिसेंटमेंट। अब होता क्या है कि जो रिफ्यूजल था गवर्नमेंट को टू रिड्यूस द रिवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, उसने एक तरह से असंतोष, रिसेंटमेंट का मतलब इसको नोट कर लेंगे, असंतोष यानी संतुष्ट ना होना। ठीक है, इतना तो आप समझते ही होंगे। तो एंड द रिफ्यूजल ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रिवेन्यू डिमांड, जो गवर्नमेंट पर इनकी डिमांड रखी गई थी कि हमारा जो टैक्स है उसको कम मना कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इस प्रस्ताव को रिफ्यूज कर दिया। एंड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, जिसके कारण जो किसान लोग थे, रिच पीजेंट कम्युनिटीज थी, उनके कारण उनके मन में एक असंतोष की भावना उमड़ पड़ी, यानी वो गवर्नमेंट से संतुष्ट नहीं हो पाए। द रिच पीजेंट बिकेम एंथुजियास्टिक सपोर्ट्स फॉर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसी कारण क्वेश्चन था ना, व्हाई डिड दे जॉइन द मूवमेंट, इन सभी की बात यहाँ पर चल रही है। तो इसी कारण से जो रिच पीजेंट्स थे उन्होंने क्या किया, एंथुजियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक तरह से वे एक भारी मात्रा में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की एक तरह से समर्थक बन गए, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि वो बड़ी संख्या में आकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से आकर जुड़ने लगे, रिच पीजेंट कम्युनिटीज़। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज़, उन्होंने खुद के समुदाय यानी एक तरह से सभाएं, मीटिंग डेवलप की, एंड एट टाइम्स फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बायकॉट प्रोग्राम्स, और जो उनके मेंबर्स थे उनको इन्होंने आग्रह किया कि टू पार्टिसिपेट इन द बायकॉट प्रोग्राम्स, अलग अलग लोगों को जोड़ा, इकट्ठा किया, किस लिए, ताकि वो जो ब्रिटिशर्स के प्रोग्राम्स हैं उनको बायकॉट कर सके, यानी उनका बहिष्कार किया जा सके। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। अब इसका क्या मतलब है, फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट रेवेन्यू, जो उनके लिए जो स्वराज की लड़ाई थी, यानी संघर्ष की, स्वराज के संघर्ष के लिए लड़ाई थी, वाज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज, उनका एक तरह से वो संघर्ष था, किसके लिए, हाई रेवेन्यूज के, जो कि उन्हें चुकाना पड़ता था। स्वराज उनके लिए मतलब यहाँ पर आप दिए गया है कि उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था। यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था ना कि व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है फॉर रिच पीजेंट कम्युनिटीज, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप सुनिएगा, फॉर रिच पीजेंट कम्युनिटीज व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि रिच कम्युनिटीज जो पीजेंट कम्युनिटीज थी उनके लिए स्वराज के क्या क्या मायने थे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज, यानी उनके लिए जो स्वराज की लड़ाई थी वो एक तरह से उनका संघर्ष था, किसके लिए, हाई रेवेन्यूज, जो कि उनको भरनी पड़ती थी, तो वो उन्होंने उसी चीज़ को स्वराज मान लिया था। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये मूवमेंट वापस लेना पड़ा था 1931 में। ये बात तो समझते हो आप क्यों, क्योंकि जो मूवमेंट वायलेंट हो गया था, किस कारण से, जो गफर खान एंड जवाहरलाल नेहरू थे उनको जेल में डाल दिया गया था और कांग्रेस को एक तरह से इलीगल कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। उसकी वजह से एक तरह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमें ऑफर की गई, गांधी जी ने उसको मान लिया, क्योंकि हमारे 1 लाख करीब जो हमारे प्रोटेस्टर्स थे उनको उन्होंने अपने जेल में बंद कर लिया था, पकड़ लिया था। तो उसी के कारण एक तरह से उनको छुड़ाने के लिए उन्होंने हमें शर्त रखी कि हमको सिविल डिसोबीडियंस, यानी गांधी जी को फिर मजबूरन ये वापस लेना पड़ा, और फिर उनको छुड़ाने के लिए उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी ज्वाइन करनी पड़ी। ये चीज़ें तो इससे प्रीवियस वीडियो में पड़ी थी, ठीक है, ये चीज़ भी आप समझ गए। तो उनको गुस्सा आया कि उन्होंने देखा कि 1931 में मूवमेंट वापस ले लिया गया विदाउट द रिवेन्यू रेट बीइंग रिवाइज्ड, बल्कि जबकि जो उनकी मांगे थी, जो रिवेन्यू घटाने की चीज़ें मांग रहे थे वो बिना ही पूरे हुए ये मूवमेंट वापस लेना पड़ा, यानी ये सफल नहीं हो पाया था। मेन चीज़ ये है। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932, देखिए यहाँ पर ये डेट भी दी गई है कि ये मूवमेंट दोबारा कब स्टार्ट किया गया। आया था ना कि वहाँ पर लिखा हुआ था, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि
4 ओवर ईयर यानी 1 साल के बाद ये मूवमेंट शुरू किया गया था, लेकिन 1934 तक ये अपना मोमेंटम वापस से खो चुका था, यानी अपनी गति, जोश, प्रभाव, जो भी आप कह सकते हो, खो चुका था। मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। जब इसको दोबारा ही शुरू किया गया तो क्या हुआ कि जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि समझ गए थे कि इससे कुछ होने वाला तो है नहीं, पिछली बार हुआ था कुछ नहीं हो पाया, यानी एक तरह से मूवमेंट की बकवास है। यानी इन लोगों ने फिर थक हार कर सेकेंड बार कोशिश ही नहीं की इस मूवमेंट में जुड़ने की। द पुअर, देखिए अब रिच कम्युनिटी के बारे में पढ़ चुके, अब हम पुअर पीजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर पुअर पीजेंट्स यानी ये वो लोग हैं जो कम्युनिटीज़ है जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आकर जुड़ी और उन्होंने इस मूवमेंट को अपनी तरह से कैश देखा, उन सभी के बारे में पढ़ रही है। रिच कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, अब पुअर पीजेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पुअर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, समझना होगा, समझिएगा ना आप। चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए इसका मतलब कि पुअर जो पीजेंट्री थी, पुअर पीजेंट्री यानी जो गरीब श्रमिक किसान थे जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी खेती करने के लिए, वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। वो इस पक्ष में नहीं थे कि जो रेवेन्यू डिमांड है उसको कम किया जाए। अब क्यों? क्योंकि मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग एंड लैंड दे हैड रेंटेड फॉर लैंडलॉर्ड्स। क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि सब उनमें से अधिकतर जो लोग थे स्मॉल टेनेंट्स, यानी टेनेंट्स मतलब छोटे छोटे किसान थे, श्रमिक थे, जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती थी उगाने के लिए, कल्टिवेटिंग लैंड, दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स, जो कि ठेकेदारों से, जागीरदारों, जमींदारों से रेंट पर जिन्होंने ली थी। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम्स dwindled, द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट। अब जब जो रिच कम्युनिटीज़ थी, अब वो उनको अगर रिवेन्यू कम मिलेगी बाजार में, रिवेन्यू अगर दाम घटा दिए जाएंगे तो क्या होगा? जो ये छोटे किसान हैं इनकी जेब में कुछ इतने ज़्यादा पैसे नहीं आ पाएंगे, अभी इनके पास पैसे नहीं आएंगे, तो ये जो छोटे किसान लोग होते हैं वो अपना टैक्स कैसे भरेंगे, किराया कैसे भरेंगे, रेंट कैसे देंगे, समझ रहे हैं ना आप। तो इस वजह से जो ये पुअर पीजेंट्री थी, एक तरह से ये रिच पीजेंट कम्युनिटी के विचारों से अलग थी, यानी उनके एक तरह से आप कह सकते हो विरोध कर रही थी। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैशिंग एंड dwindled, ये तो हम पढ़ चुके हैं। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड। वो क्या चाहते थे? वो अनपेड रेंट, यानी कि उन्हें चाहते थे कि जो हमारा रेंट है उसको अनपेड कर दिया जाए, इनको माफ़ कर दिया जाए, टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड। जो लैंडलॉर्ड है, ठेकेदार, यानी उनका रेंट माफ़ कर दे अनपेड, ताकि वो अपनी गरीबी से बाहर निकल सके। दे जॉइंड ए वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स। अब होता क्या है, जो पुअर पीजेंट्स थे उन्होंने रेडिकल मूवमेंट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। रेडिकल मूवमेंट्स यानी नॉन वायलेंट जो आंदोलन हो रहे थे उनमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इस कारण से ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट्स, जिनमें एक तरह से जो ये मूवमेंट चला जाते थे वो किसके द्वारा चलाए जाते थे? सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा चलाए जाते थे। एप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इश्यूज द माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। इसके कारण, इस असंतोष की भावना के कारण जो मुद्दे उठ रहे थे, यानी वहाँ पर गुस्से की भावना उठ रही थी, माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, वो एक तरह से जो रिच पीजेंट्स थे एंड लैंडलॉर्ड्स थे उनको एक तरह से अपसेट कर सकती थी, यानी उनको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के खिलाफ लाकर खड़ा कर सकती थी। क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि सभी एक साथ जुड़कर इस मूवमेंट में आगे बढ़े, लेकिन पुअर पीजेंट्स उसके खिलाफ थे, क्योंकि जो रिच पीजेंट कम्युनिटी वो इनको रिवेन्यू डिमांड कम कर रही थी, यानी इनको कम पैसे दे रही थी, और जो रिच कम्युनिटीज़ थी वो मांग ही क्या रख रही थी कि उनकी जो रिवेन्यू डिमांड है, यानी वो छोटे लोगों को जो पैसे दे रहे हैं उसके कम किया जाए, क्योंकि छोटे किसान थे वो इसके खिलाफ थे। आपकी समझ में तो आ रहा है ना। तो द कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट। इस वजह से कांग्रेस ने क्या किया, जो कांग्रेस थी वो नो रेंट के सपोर्ट में नहीं थी, यानी कांग्रेस ने रिच कम्युनिटीज़ का फेवर लिया, ना कि पुअर पीजेंट्स का, क्योंकि वे सभी जानते थे कि अगर हम पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट करेंगे तो रिच कम्युनिटीज़ उनके खिलाफ हो जाएगी। और जो रिच कम्युनिटीज़ थी एक तरह से यही कांग्रेस की कौन थी? कांग्रेस का जो खर्चा था, यानी एक तरह से यही चलाती थी, यही इनको एक तरह से फाइनेंशियल कम्युनिटी थी, कौन? रिच पीजेंट्स या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट्स कांग्रेस के उस समय। तो इस वजह से ये अपने जो संपर्क थे रिच कम्युनिटी से उनको खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए नो रेंट के पक्ष में नहीं थे कांग्रेस। कैंपेन्स इन मोस्ट प्लेसेस, सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट एंड द कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन। इस कारण से ही पुअर पीजेंट्स और जो कांग्रेस थे उनके बीच में जो रिलेशनशिप थी उसमें मतभेद बना रहा। ठीक है, तो आज तो पुअर पीजेंट्स और हमने रिच कम्युनिटीज़ के बीच में बारे में पढ़ लिया। उनके आपस में उल्टे विचार थे, और गांधी जो कांग्रेस थी वो एक तरह से रिच कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि वो वही कांग्रेस के फाइनेंशियर्स थे। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है काफ़ी लेंदी टॉपिक है, इसलिए 2 पार्ट्स में इसको पढ़ाऊंगा।
इससे नेक्स्ट पार्ट इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तब तक के लिए आप इसको 5 मिनट से रिवाइज कर लीजिए। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट।